Please come on stage. Vice Chancellor Madam, Registrar X, Vice Chancellor Basir Ahmad Sir, who is watching us online. Respected Principal Sir, Dr. Sambhu Kumar Singh, Guest of Honor, Niranjan Kumar Sinha, Principal, Ex-Principal, Professors from different colleges, research scholars from students and participants. Long good morning. Talk on आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना टॉक है उसको हिंदी में रखने का प्रयास करूंगा ताकि ये जो टॉक है ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग हो। तो मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से, बट मैं जो मेरा टॉक का जो सार है वो कुछ 3 चीज़ों पर आधारित है। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि एआई क्या है, वो कैसा है, कैसे काम करता है, राइट, वो क्या क्या कर सकता है, तो क्या, कैसा, और इसको हमको सीरियसली लेना क्यों जरूरी है। तो ये 3 चीज पर मैं फोकस करूंगा। बट जरूरी है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। वो हमें साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने इसी प्रकार से सेमिनार में उन्होंने एक काम किया और पेपर पब्लिश किया। तो उस पेपर का नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, राइट। तो वो पेपर का जो मुख्य सवाल था, वो सवाल ये था कि क्या मशीन सोच सकता है, क्या मशीन सोच सकता है, राइट। तो अब सोच को परिभाषित करना जरूरी था। इसी से हम नाप सकते हैं कि मशीन कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो परिभाषित करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इसका उन्होंने एक कार्ट निकाला, एक गेम का उन्होंने प्रपोज किया। गेम का नाम था इमिटेशन गेम, यानी कि नकल करने वाला खेल। तो वो खेल क्या था, मैं थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। तो खेल कुछ इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति है, राइट, और पर्दे के उस ओर एक व्यक्ति है और पर्दे के इस ओर एक व्यक्ति है। तो जो बीच में जो व्यक्ति है उनको पता नहीं है कि उधर कौन है और इधर कौन है। और इस व्यक्ति को बातचीत करके पता करना है कि वाकई में वो व्यक्ति है या मशीन है। तो केस वन में हो सकता है कि दोनों तरफ व्यक्ति है। केस 2, दोनों में से किसी एक में से हम मशीन को उस पर रिप्लेस कर दिए। अगर जो व्यक्ति पूछने वाला है, दोनों ही केस में उनका रिस्पॉन्स सिमिलर रहता है, इसका मतलब यह है कि मशीन इंटेलिजेंस को पार कर गया। यही था इमिटेशन गेम, राइट, जो कि बाद में जाकर उसका कुछ नाम अलग हो गया। उसका नाम रहा ट्यूरिंग टेस्ट। तो आप लोग गूगल में सर्च करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, राइट। तो जो ट्यूरिंग टेस्ट था वो काफी नहीं था इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये टेस्ट में बहुत सारा खामियां था। खामियां किस प्रकार का था कि वो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि कौन व्यक्ति सवाल जवाब कर रहा है, वो कितना देर तक कर रहा है, राइट। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वेस्ट बंगाल में जन्म लेता है तो उसको बाय डिफॉल्ट बंगाली आ जाता है। कोई दिल्ली में जन्म लेता है तो बाय डिफॉल्ट उनको हिंदी अच्छे से आ जाता है, राइट। तो जो जितने देर तक वहां रहेंगे वो उतना एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट में बहुत सारा खामियां था, राइट। ठीक है, तो अब आता है कि क्या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम ये बता सके कि वो कुछ आदमी जैसा काम कर रहा है। तो लोगों ने पहले सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। ये जो शब्द है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक जनरल शब्द है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत टाइप्स का होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो 10-15 साल पहले भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते थे, वो किस प्रकार का था। आप लोगों ने देखा होगा कि
एयरटेल हो या टाटा इंडिकॉम या रिलायंस, तो उसमें कभी कभी पैसा कट जाता था, तो हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते थे। तो उसमें कुछ ऑप्शन इस प्रकार से आता था, कृपया हिंदी में सुनने के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी में सुनने के लिए 2 दबाएं, 7 दबाएं कस्टमर केयर से बात करने के लिए। तो ये जो था, ये था एक एक्सपर्ट सिस्टम, और जो भी इंजीनियरिंग करके निकलता है ये इसको बना सकता है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम हुआ करता था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले, बट अभी चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। बस मैं आपको एक इतिहास से अभी वर्तमान में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या था, अभी क्या है। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम हुआ करता था जो कि बहुत सिंपल था, राइट। और अभी भी जैसे मुझे एक याद आ रहा है कि मैं इंडियन नेशनल सेंटर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस पर मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पर हमारा काम ये था कि जो भी तरंगे आती है इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से हम लोगों को 4 तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करना होता था। क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना होता था कि क्या खतरा है, क्या अलर्ट होने की जरूरत है, क्या वो जगह को खाली करने की जरूरत है, या सब चीज नॉर्मल है। तो ये आप भी देखते हैं कि यहाँ जो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी 4 तरह का अलर्ट इश्यू करती है। एक होता है ग्रीन अलर्ट, मतलब कि सब चीज ओके है, राइट। दूसरा होता है येलो अलर्ट, मतलब कि सावधान हो जाए, बी अलर्ट, आंधी तूफान आ सकता है। फिर होता है ऑरेंज अलर्ट, मतलब गेट प्रिपेयर्ड, और रेड अलर्ट मतलब टेक एक्शन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है। सेम उसी प्रकार से जैसे टेलीकॉम कम्युनिकेशन में हम 1 2 3 दबाते हैं, तो इतने से काम नहीं चल रहा था। तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम में कमी क्या था, इस एक्सपर्ट सिस्टम में कमी ये था कि ये कुछ सीख नहीं रहा था, इसमें बस जो था वो फिक्स था। कस्टमर केयर से बात करना है तो 7 दबाना है, हिंदी में सुनना है तो 1 दबाना है, और अंग्रेजी में सुनना है तो 2 दबाना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आया जब हमारे पास आया मशीन लर्निंग। यहाँ पर कितने लोग मशीन लर्निंग का नाम सुने, हाथ खड़ा करेंगे? गुड। तो मशीन लर्निंग एक इतिहास में, मानव के इतिहास में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। ये पहली बार हुआ कि मशीन को हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि आप ऐसा करो, वैसा जाओ, यानी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो मशीन लर्निंग क्या है? वो एक टेक्नोलॉजी है जहां पर आप उसको डेटा देंगे, जितना डेटा देंगे वो उतना ट्रेंड होते जाएगा, राइट। अब डेटा कहां से आएगा? डेटा जो मैं बोल रहा हूं वो भी एक प्रकार से डेटा है जो कि वॉइस के फॉर्म में है। जो आप अखबार में पढ़ रहे हैं वो भी एक डेटा है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में है। जो आप मूवी देख रहे हैं वो भी एक डेटा है जो कि विजुअल के फॉर्म में है। तो सबसे बड़ा चेंजेस लेके आया हमारा मशीन लर्निंग। तो उसमें सबसे बड़ा खासियत क्या था कि वो सीखता है। किससे सीखता है? डेटा से। हम जितना डेटा उसको देंगे वो उतना ज्यादा सीखेगा। अभी तो हमारे पास ऐसा है कि एक दूसरे का हम नकली आवाज भी निकाल सकते हैं। आप लोग सुने होंगे कि बड़े बड़े नेता के, प्राइम मिनिस्टर के लोग नकली आवाज से गलत गलत न्यूज फैला रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग तो ठीक था, बट इसमें भी एक लिमिटेशन था। हम जितना डेटा देते जा रहे हैं वो मशीन उतना सीखते जा रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि वो एक समय तक बढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे वो शिथिल हो गया। तब वहां पर जरूरत था कि कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो। तो टेक्नोलॉजी में कुछ इस प्रकार से चेंजेस हुआ कि मानव कैसा सोचता है। तो अगर आप देखेंगे तो ब्रेन में बहुत सारे हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स किस प्रकार से होते हैं? उनको आप समझिए कि जैसे हम कान साफ करते हैं, राइट। तो बीच में एक स्टिक होता है और दोनों एंड में वो स्वेल किया हुआ रहता है, मोटा रहता है, और एक दूसरे से वो बहुत कनेक्टेड है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ मकड़े के जाल की तरह दिखता है। तो ये टेक्नोलॉजी जब हम लेकर आए, क्या टेक्नोलॉजी? मशीन लर्निंग में हम लोग क्या किए? इंप्रूवमेंट किए। उस इंप्रूवमेंट में क्या था
कि हम लोग मानव जैसा सोचता है उस तरह का आर्किटेक्चर लेकर आए, जिसको हम लोगों ने कहा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें जो उनका सीखने का जो रेट था वो बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। तो अगर हम बात करें कि ये मशीन कैसे उस चीज को सीखता है, तो मशीन का सोचने का जो तरीका होता है या चीजों को प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो मानव से कंप्लीटली अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये फ्लावर है, तो मशीन ये फ्लावर को कैसे इंटरप्रेट करेगा? मशीन को अगर हम ये फोटो दे देंगे तो मशीन वो जो इमेज है उस इमेज में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको तकनीकी भाषा में पिक्सल बोलते हैं, राइट? तो अगर रोज का फूल है तो उसमें बहुत सारे रेड पिक्सल्स होंगे और थोड़ा कम ग्रीन पिक्सल्स होंगे। तो जैसे एक रोज फूल अगर मैं लेता हूं तो जो बाहरी जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या करते हैं? बाहरी दलपुंज, राइट? कैलिक्स, इंग्लिश में उसको कैलिक्स बोलते हैं। और अंदर का जो रेडिस रीजन है, जैसे ये हमारा फ्लावर है, रोज फ्लावर है, राइट? ये हो गया कोरोला, दलपुंज। तो मशीन इसका अगर मैं फोटो डालूंगा मशीन को, तो मशीन उसको कैसा इंटरप्रेट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। तो सवाल ये है कि वो कैसे जानेगा कि जो फोटो है वो रोज है या सनफ्लावर है? तो मशीन क्या करता है कि मेजर करता है, प्रोबेबिलिटी निकालता है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालता है? ग्रीन पिक्सल कितने हैं और रेड पिक्सल्स कितने हैं। तो इस सारे एल्गोरिदम से, जहां पर मैथमेटिक्स सेंटर हो जाता है, फिजिक्स सेंटर हो जाता है, उससे वो बता देता है कि ये रोज का फूल है या सनफ्लावर, राइट? तो ये सब चीज में भी थोड़ा चैलेंजेस था, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था ये कुछ हद तक काम कर रहा था, लेकिन वो बारीकी लेवल पर वो काम नहीं कर पा रहा था। तब लोगों ने क्या किया? एक न्यूरल नेटवर्क, दूसरा न्यूरल नेटवर्क, तीसरा न्यूरल नेटवर्क, एक लेयर, एन लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग से हम लोग जो बारीकियां हैं वो चीज को निकाल सकते हैं। तो ये था टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि हम लोगों ने कुछ पूछा और वो उसका अपने से, जैसे मानव से अगर मैं पूछूंगा कि बताओ आज का मौसम कैसा है, तो वो उसको विस्तार में बताएंगे कि हाँ थोड़ा ठंड है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल छाई हुई है। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब करेंगे। जेनरेटिव एआई, उसका एग्जांपल है चैट जीपीटी। तो अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे चैट जीपीटी, तो वो एक ऐप है, ऐसा ऐप है जो व्हाट्सएप की तरह दिखता है, राइट? आप उस पर जो भी सवाल करेंगे वो आपको जवाब दे देगा। आपको ऐसा लगेगा पीछे से कोई आदमी बैठा हुआ, कोई जवाब दे देगा। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि हम बात करते हैं ओपन एआई, जिसको दो लोगों का अहम भूमिका है, एक तो एलन मस्क और दूसरा सैम अल्टमैन, सॉरी। तो उनके दृष्टिकोण से ये जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ यूज है हमारे पास, ये बहुत ही वीक फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है जो कि एग्जैक्टली मानव की तरह सोच सकता है। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हम लोग मशीन बना ही नहीं सकते, ऐसा इंटेलिजेंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि मानव का जो दिमाग काम करता है वो कुछ अलग तरीके से करता है। मानव का दिमाग काम करता है इमोशन से, गुस्सा से, आसपास के लोगों को देखकर, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हम 100 साल में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अचीव कर लेंगे। वहीं अगर हम देखें कुछ
न्यूज वगैरह में, तो साउंड आर्टमेंट का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट 2 साल के बाद हमें अचीव कर लेगा। ये बहुत खतरा का विषय है। अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस किसी देश के पास आ जाएगा तो वो समझिए कि बाकी देश को गुलाम बना सकते हैं, वो कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब मैं बताऊंगा कि वो कैसा है। तो अगर आप देखेंगे अभी जो मैं जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉमन लोगों के लिए उपलब्ध है वो था चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हो गया। जैसे कि उसी प्रकार से एक यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स आप लोग सुने होंगे, जहां पर हम लोग फ्री का मूवीज वगैरह देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स को लगा करीबन 3.5 साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर रीच करने के लिए। लेकिन वही अगर हम बात करें चैट जीपीटी, वो जैसे लॉन्च हुआ विदिन 5 डेज 1 मिलियन यूजर्स तक वो पहुंच गया, और ठीक 2 महीने बाद वो 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया कस्टमर को सर्व करेगा। अभी अगर हम आज का डेट में बात करें चैट जीपीटी कितने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है 800 मिलियन यूजर्स। तो ठीक है, ये सब हम बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या एआई जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल कहने का अर्थ हुआ कि लंबे समय तक इसको हम खींच सकते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो चैट जीपीटी का जो मैं बात कर रहा हूं उस तरह का अगर आप कोई भी ऐप बनाएंगे तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आपको 13 ट्रिलियन वर्ड्स का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो सवाल है कि 13 ट्रिलियन वर्ड कितना होता है। तो अगर आप एक बुक सेल्फ ले लें, राइट, एक बुक सेल्फ ले लें और एक बुक सेल्फ में अगर आप 10,000 किताब रखें, इसको अगर मैं टाइप करना छापने लगा उतने सारे लोग को 30 ट्रिलियन शब्द हो तो करीबन 30 लाख करीबन 2,500 किलोमीटर लंबा इतना सारा डेटा लगता है एआई को ट्रेन करने के लिए। अपने लैपटॉप से अगर छोटा सा चैट जीपीटी जैसे अगर एक काम करना है तो 7 मिलियन ईयर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं यूएसए में, राइट। ठीक है, ये तो था कि मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए कितना डेटा का जरूरत होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी किसका कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी मानव का जो मस्तिष्क है उसको कॉपी करने का प्रयास। ये पूरा टेबल फुल हो जाएगा वो कैसे। लेकिन आज हम एक छोटा सा चिप में वो सारा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ट्रांजिस्टर को समझ सकते हैं। चिप उसके अंदर हम जस्ट डबल ट्रांजिस्टर एंटर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिससे हम समझ सकते हैं कि एआई रैपिडली विस्तार क्यों नहीं कर रहा। अब दूसरा सवाल ये है कि ठीक है एआई को ट्रेनिंग करने के लिए इतने सारे डेटा का जरूरत पड़ता है। एक वाइड मैगजीन जो कि यूएसए का पॉपुलर मैगजीन है जो नथिंग इज मैटर एवरीथिंग इज फैक्ट, तो उस मैगजीन में प्रॉब्लम अगर मशीन सॉल्व करे तो वो कितना एनर्जी लेगा। क्या किया गया कि रोबोट को दिया गया है रूबिक सॉल्व करने वो भी पता है किस प्रकार से, राइट। तो इसको आपका एक साइड पूरा ब्लू होगा, एक साइड ग्रीन होगा, एक साइड रेड होगा। तो ये चीज को सोल्व करने के लिए वो 2.2 गीगाहर्ट्ज एनर्जी कंज्यूम किया। तो अब ये एनर्जी 2.2 गीगावाट, तो ये एनर्जी कितना होता है। तो ये एनर्जी कुछ इतना होता है कि अगर तो हम आम भाषा में समझे तो जो हमारा घर होता है, एक घर
एनर्जी ले रहा है। एक सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी